हेलो फ्रेंड्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 3 के लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम लोग आज इसके कुछ अन्य एस्पेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से हमारा पहला एस्पेक्ट होगा सील्स, स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस के बारे में। तो ज़्यादातर हिस्टोरियन का ये मानना है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो पिक्टोग्राफिक थी, और इसकी जो अल्फ़ाबेट थी वो भी सिंबल्स के तौर पे इस्तेमाल होती थी। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो भी हिस्टोरियन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये एक इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से आती थी, जबकि कुछ इनको मानना था कि ये इंडो आर्यन या द्रविडियन फैमिली से रिलेटेड थी इनकी भाषा। तो इनकी लैंग्वेजेस और इनकी स्क्रिप्ट के बारे में मेन पहलू तो ये हो गया। तो ये कुछ स्क्रिप्ट का हमें कुछ देखने को इस तरह से मिल जाता है, जो इनकी सील्स पे और इनके जो भी चीज़ें थी हमें देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। फिर इसके अलावा अगर मैं लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में और ज़्यादा बात करूँ तो लैंग्वेज के बारे में ये कहना होगा कि लैंग्वेजेस यहाँ पे जो ये लोग यूज़ करते थे वो आज अभी भी अननोन है, और ये तब तक अननोन रहेगी जब तक इसे डिसाइफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये डिसाइफर हुई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 3,000 से ज़्यादा बार भी इसको केयरफुल एनालिसिस करने के बाद भी इसको अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब इसकी जो स्क्रिप्ट है वो छोटी रहती है, शॉर्टनेस इसकी रहती है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा रहती है जो बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस की कमी रहती है, तो इसलिए इसको डिसाइफर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए यही सबसे बड़ी समस्या इसके साथ आ जाती है कि ये इतनी आसानी से डिसाइफर नहीं हो सकती, और चूँकि ये पिक्टोग्राफिक टाइप की है तो इसे डिकोड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब डिसाइफरेबल क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी स्क्रिप्ट थी वो, इसको हम कहते हैं बूस्ट्रोफेडन, राइट। बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट क्या होता है? तो बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट ये होता है आपका कि यहाँ पे जो आपकी स्क्रिप्ट होती है वो शुरुआत आपकी राइट टू लेफ़्ट से होती है, फिर लेफ़्ट टू राइट जाती है, और फिर राइट टू लेफ़्ट होती है, और फिर तो ये इस तरह का जो पैटर्न फॉलो करता है ये स्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं बूस्ट्रोफेडन पैटर्न। तो ये इसकी शुरुआत राइट टू लेफ़्ट से होती है, जैसे उर्दू जैसे लिखी जाती है। तो और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो साइंस होते हैं, ये स्क्रिप्ट जो है वो अपने कंटेम्प्रेरी जो समकालीन सभ्यताएं थी उससे बिल्कुल भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मिस्र की सभ्यता थी, ये सुमेरिया बेबीलोन की सभ्यता थी, तो इससे इसका कोई ख़ास रिलेशन देखने को हमें मिलता नहीं। इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते कि ये इनसे जुड़ी हुई है। इसलिए इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये इस राज को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब इसका बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन अवेलेबल हो, और ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है उसमें हमें सिर्फ 17 सिंबल्स देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या इसके साथ देखने को हमें मिल जाती है। अगर पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी आपकी जो है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटी है ये हिस्टोरियन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है कि इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसा रहा होगा। डीडी कोसाम्बी का ये मानना था कि जो रूलिंग क्लास था उसमें प्रीस्ट लोगों की, यानी कि जो धर्म से जुड़े हुए जो उच्च पदाधिकारी थे, यानी साधु मंडलेश्वर टाइप के लोग थे, इनका ज़्यादा रोल था और ये रूलिंग क्लास थे। जबकि आर एस शर्मा का ये मानना था कि जो शासक वर्ग थे वो व्यापारी वर्ग थे, यानी कि मर्चेंट क्लास थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सिवाय ग्रेट बात के हमें यहाँ पे कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर देखने को मिलता नहीं है। इसलिए ये एजम्पशन गलत होगा कि यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इसमें प्रीस्ट क्लास
रूल करता था। तीसरा पॉइंट ये आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें सिंगल स्टेट इनकम पासिंग देखने को मिलता है और इसके सबसे बड़े एविडेंस हमें देखने को मिलता है प्लान्ड सेटलमेंट। दूसरा है स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक साइज, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज एक तय रेशियो किया गया था, तय अनुपात था, उसी अनुपात में ईंटों को हर जगह बनाया गया था। और फिर इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध था उसके आसपास ही सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड क्लोज इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी। अब अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी हमें दो तरीके से देखने को हम समझ सकते हैं इसको। पहला है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ तो एविडेंस हमारे ये बताते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मैरी टाइम ट्रेड में, मैरी टाइम सी ट्रेड में इन्वॉल्व थे और इसके अलावा वो लैंड रूट से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे। इसका और उनका एक्सटेंशन कहाँ था? उनका एक्सटेंशन था सेंट्रल एशिया से मिडल ईस्ट के बीच में। यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो नाव थी वो हमें लोथल से देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि लोथल का जो डॉकयार्ड था वहाँ से हमें नाव और कई सारे वाटरक्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात का सबूत है कि एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था। वहीं इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड जो था वो भी ग्रो कर रहा था और इसकी सबसे बड़ा सबूत अगर मैं बात करूँ तो पहिए की जानकारी थी और बैलगाड़ी का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और यहाँ पे जब बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था जाहिर सी बात है कि जो देश के अंदर जो अंदरूनी जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसमें एक दूसरे के साथ एक जगह से दूसरे जगह लोग ट्रेड भी करते थे। दूसरी ये चीज़ थी ग्रेनरीज विच और यूज टू स्टोर ग्रेन्स वर ट्रेडेड इन मार्केट। तो ग्रेनरीज क्या थी कि देखिए इस टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यहाँ पे कोई करेंसी कॉइन्स तो था नहीं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो करेंसी का तौर पे इस्तेमाल होता है वो बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम इज़ नथिंग बट वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे यहाँ पे एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है, तो ए के पास मान लीजिए चावल है, बी के पास गेहूँ है। अब बी को चाहिए चावल और ए को चाहिए गेहूँ, तो ये दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, तो आपस में एक तरह से एक्सचेंज करेंगे, तो इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि अगर मान लीजिए ए को गेहूँ की जगह ए के पास चावल है और बी के पास गेहूँ है, लेकिन ए को गेहूँ नहीं चाहिए बल्कि उसे और कुछ चाहिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल उसे दाल चाहिए, तो इस केस में बार्टर सिस्टम सफल नहीं होता है। तो ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, नहीं तो ये सफल नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ है यहाँ पे हमें सील्स देखने को मिलती है। सील्स क्या होता है? सील्स जो है जो मर्चेंट क्लास यूज़ करते थे, और सील्स एक तरीके से आप समझिए कि एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट को शो करता था, और ये इस के ज़रिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मर्चेंट एक तरह से अपने जो सामान था उसकी वैलिडेशन लेता था सामान बेचने का। फिर इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ ऑफ वेरिड वेइंग इंस्ट्रूमेंट देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रेड इन स्टोन, मिनरल्स और टेक्सटाइल, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये मैप आपको मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करके अगर बताऊँ तो देखिए,
तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा कोर एरिया था और यहाँ से ये लोग अफ़गानिस्तान को जाते थे और फिर यहाँ से ये आपका रूट बता रहा है कि यहाँ से फिर फर्दर और इधर भी जाते थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ की तरफ भी इनका होता था, जैसे सेंट्रल एशिया में यहाँ पे। तो कुल मिला के बात यह है कि ये इनका मैरी टाइम ट्रेड रूट ऐसे हुआ करता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इनका मैरी टाइम जो ट्रेड रूट था, यहाँ से होते हुए लोथल से होते हुए और फिर ये मकरान कोस्ट से होते हुए ये यहाँ पे मस्कट और ओमान पहुँचते थे और फिर यहाँ से पर्शियन गल्फ होते हुए इनका फर्दर यहाँ से अपना सामान यहाँ पे पहुँचाते थे। तो ये इनका ट्रेड रूट कुछ ऐसे हुआ करता था। बाकी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सील्स कई सारे तरीके के आप देख पा रहे हैं, तो ये भी आप समझ पाएंगे कि ये वेरियस टाइप्स के सील थे जिसमें आपके जानवरों को देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करें इस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन कैसे होती है, राइट। तो डिक्लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमें कई सारे एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेरियस स्कॉलर ने कई थ्योरी दी है। जैसे इसमें पहली थ्योरी मानी गई है आर्यन इन्वेजन की। तो इसमें यह कहा गया है कि जो खाना बदोश ट्राइब थी, इंडो यूरोपियन ट्राइब जिसे कहते थे, इनका नाम था आर्यन। तो ये लोग क्या किए थे, ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पे हमला किए थे। और लेकिन जो एविडेंस यहाँ से हमें हालिया एविडेंस मिलते हैं वो इस थ्योरी को कंट्राडिक्ट करते हैं। तो ये थ्योरी इतनी ज़्यादा रेलिवेंट हमें लगती नहीं है, या फिर हम ये कहें कि ये थ्योरी इतनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि पक्के तौर पे ऐसा हुआ ही होगा। दूसरा चीज़, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि सरस्वती नदी जो थी वो सूख रही थी और इस वजह से क्या हुआ कि 1900 BC के आसपास से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। तीसरा टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की बात किया है तो यहाँ पे दो लोगों का नाम आता है, मार्शल और राइक्स। इन दोनों का मानना है कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। फिर वॉल्टर फेयर सर्विस का मानना है कि जो डिफॉरेस्टेशन था इसकी वजह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और इस वजह से क्लाइमेट चेंज और भी ज़्यादा फर्दर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इस वजह से डिक्लाइन कर जाता है। फिर इसके अलावा बात आती है चेंज ऑफ कोर्स ऑफ घग्गर रिवर। तो बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि जो रिवर पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बदलता है और फिर इससे क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे जगहों पे स्मॉलर कम्युनिटी डेवलप होती है जिन्हें लेट हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। और फिर इसके बाद एपिडेमिक्स की बात आती है तो KYR कैनेडी इसमें ये नाम आता है जिन्होंने बताया कि एपिडेमिक्स एक मेन रीज़न हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। तो ये हमने इसके डिक्लाइन की बात कर ली। अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करेंगे, वो हमारा होगा वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट यील्डेड कैमल बोन्स, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी साइट है जहाँ से हमें ऊँट के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा है, हड़प्पा है, लोथल है या मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलता है वो आपका एक कालीबंगान है। तो कालीबंगा से आपको कैमल बोन्स देखने को मिलते हैं और ये सवाल आपका जो था वो दिसंबर 2018 में आया था, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कुछ साइट्स दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निकल स्किल ऑफ हड़प्पन फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि
वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे मेन काम ये होता है कि आप वाटर को कैसे वो करते हैं, राइट। मतलब पानी का जो बहाव है वो कैसे आप मैनेज करते हैं। तो पहला इसमें है आपका धोलावीरा, दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, तीसरा है आपका हड़प्पा और चौथा है आपका कालीबंगा। ठीक है, ये 4 आपके साइट्स दी गए हैं। अब हमें बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है, पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूँ क्या क्या है। 1 और 2 यानी मोहनजोदड़ो, सॉरी धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। दूसरा है 2 और 3 यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तीसरा है 3 और 4 यानी कि हड़प्पा और कालीबंगा। और डी है 1 और 3 यानी कि धोलावीरा और हड़प्पा। तो इसका जो सही आंसर हमें देखने को मिलता है वो आपका ए है, यानी कि धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। क्योंकि ये जो ऐसे साइट थे, यहाँ से मोहनजोदड़ो के बारे में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं इसको, वेल देखने को मिलता है हर घर में। वहीं अगर मैं बात करूँ धोलावीरा की, तो यहाँ पे हमें रिजर्वायर देखने को मिलता है और यहाँ पे पानी को स्टोर करने का सिस्टम अच्छे से था। तो ये चीज़ था। फिर इसके अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एरिया बिटवीन सिंधु एंड हिंदू कुश कैन बी रिगार्डेड कल्चरली एज अ पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑलमोस्ट द होल ऑफ हिंदू पीरियड। द रेफरेंस टू द रिवर कुंभा, क्रुमू एंड गोमल इन द ऋग्वेद leaves no doubt that Indo-Aryan were intimately associated with Afghanistan। तो इसका सही क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका निकलता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका, वो आपका बी है। क्यों? तो इसका सही आंसर आपका बी है। तो बी इसलिए है क्योंकि देखिए पहला दोनों स्टेटमेंट सही है और असर्शन ये कह रहा है कि द एरिया बिटवीन सिंधु एंड हिंदू कुश कैन बी रिगार्डेड एज कल्चरली एज पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑलमोस्ट ऑल द होल पीरियड ऑफ हिंदू पीरियड। दूसरा है द रेफरेंस ऑफ रिवर कुंभा, क्रुमू एंड गोमल इन ऋग्वेद लीव्स नो डाउट दैट इंडो आर्यंस वर इंटीमेटली एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान। दोनों स्टेटमेंट सही, बट ये इसका रीज़न हमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ हमें बता नहीं रहा इसके बारे में कि ये सब कल्चरली पूरे हिंदू पीरियड के दौरान कैसे थे। ये बता रहा है, इसका रीज़न ये बता रहा है कि इसमें इसका मेंशन ऋग्वेद में था। और तो इस सफिशिएंट रीज़न, इसका क्लियर कट रीज़न हमें देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ साइट्स के बारे में दिया है जिसमें हमें बताना है कि कौन सी साइट हमें बलूचिस्तान में देखने को मिलती है। पहला है डावरकोट, दूसरा है सोतकाको, तीसरा है सुतकांगेंडोर और चौथा है शोरतुगई। तो मैं आपको बता देता हूँ, शोरतुगई आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, ये सुतकांगेंडोर आपका मकरान कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप, तो इसका मतलब ये है कि अगर शोरतुगई आपका अफगानिस्तान में है तो इसका मतलब आपका 4 आंसर आपका होने से रहा। तो यहाँ से आप 4 आप आंसर काट सकते हैं, ये कटा, ये कटा और ये कटा, इसलिए आपका आंसर जो है आपका सी हो जाता है। सी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। फिर इस पे वो निकलिए गलत है, सी मैं आपको बता रहा हूँ, सी इज़ द राइट आंसर। फिर इसके अलावा बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट।
तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी वाज कंप्राइज्ड ऑफ देयर ट्रेड। Harappan were carrying inland as well as seafaring trade. They had a brisk trade contact with Nile Valley civilization, or excavation have yielded bronze and terracotta models of cart as well as depiction of boats on sails. तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर हमें देखने को मिलता है कि जो हड़प्पन लोगों का जो ट्रेड होता था वो आपका सुमेरिया या मेसोपोटामिया से होता था, यानी टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली के पीपल्स होता था ना कि नाइल वैली से। तो ये इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।